जेन एआई के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जेन एआई जनरली होता क्या है, जेन एआई के अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, जेन एआई का एक प्रॉपर रोड मैप क्या होगा 2026 के लिए। क्योंकि मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जेन एआई का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर कंपनी को जेन एआई की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सॉस बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो ईआरपी सीआरएम किसी भी टाइप की कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। जेन एआई इंटीग्रेशन, जेन एआई डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और 2026 के अंदर इसका बहुत ज्यादा डिमांड होगा। तो बहुत सारे फ्रेशर्स जिनको जेन एआई सीखना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसके अंदर जेन एआई का जितना भी आपका कंफ्यूजन है वो पूरा दूर होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि जेन एआई आप स्टार्टिंग से कैसे सीख सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, जेन एआई के अंदर क्या क्या टूल्स आपको सीखने होंगे, जेन एआई के अंदर वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या चीजें सीखनी होगी, डिप्लॉयमेंट में क्या सीखनी होगी, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि जिन लोगों को जेन एआई के बारे में पता नहीं है, तो जेन एआई एक्चुअली एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जनरेटिव एआई बोलते हैं, जिसके अंदर आप एक बहुत लार्ज डेटा सेट के अंदर जो भी आपको सर्च करवाना है आप सर्च करवा सकते हो। वो आपके इनपुट के अकॉर्डिंग एक नया हिडन पैटर्न्स, जो भी आपका जो डेटा है उस डेटा के अंदर के जितने भी हिडन पैटर्न्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करेगा और इससे आपको एक ऑप्टिमाइज रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आपके पास बहुत सारा पीडीएफ है, मतलब आपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपने कम से कम 1000 पीडीएफ रख रखे हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उस क्वेश्चन को वो 1000 पीडीएफ के अंदर ऑटोमेटिकली मैच करके जो उसका सबसे कंसाइज आंसर होता है वो आपको जेन एआई प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब 1000 पीडीएफ में से आपको यदि बोल दिया जाए कि सबसे कंसाइज आंसर क्या होगा तो आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन जेन एआई इसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है। इस तरीके से एलएलएम बनाया गया है। तो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें आपने देखा होगा कि आजकल जिसको कुछ भी सर्च करना है तो सबसे पहले जेन एआई ओपन करता है। इसमें आप कोई सा भी जेन एआई के अंदर के टूल यूज कर सकते हो, कोई भी एलएलएम मॉडल यूज कर सकते हो, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो कोई सा भी टूल हो, और उसके थ्रू आप सर्च करते हो और फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। तो आज का जो जनरेशन है वो पूरी तरह से जेन एआई बेस हो चुका है। मैं एक टेक्निकल यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन टेक्निकल यूजर्स जितने भी अलग अलग इंडस्ट्री हैं सभी जेन एआई को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो पूरा का पूरा वर्क हो वो जेन एआई करे। तो जेन एआई का जो कोर्स होता है इसमें एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। उनको ऐसा लगता है कि जेन एआई के अंदर उनको मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, डेटा साइंस सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इसमें कोई कोड नहीं है, या कि कोड है भी तो लो कोड है, मतलब बहुत ही कम कोड आपको सीखना है। कोड का नॉलेज से ज्यादा आपको प्रॉम्प्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको इसके अंदर के जितने भी टूल्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। कोड आप सीखिए लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल का कोड रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको रोड मैप डिस्कस करता हूं कि यदि आप जेन एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पाइथन लैंग्वेज ले लीजिए। पाइथन का बेसिक आपको सीखना है कि कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इसके अंदर लूप कैसे चलाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, कोड स्निप्स होते हैं ना पाइथन के, वही आपको सीखना है। क्योंकि पाइथन का यूज आपको कहां पर होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जब इस जेन एआई के अंदर कभी कुछ कस्टम कोड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आती है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको जैसे कोई कभी ओपन एआई के अंदर के कोई एपीआई आपको लिंक करना है, गूगल मेटा जैसे एपीआई को कॉल करना है, नमपाई, पांडास, फास्ट एपीआई जैसे लाइब्रेरीज का यूज करना है, ऑटोमेशन, फाइल, सीएसवी, डेटा क्लीनिंग करना है, तो वहां पर पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको एलएलएम का फंडामेंटल समझना पड़ेगा। एलएलएम मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि एक डेटा सेट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा मॉडल होता है जो मैसिव टेक्स्ट डेटा पर ट्रेंड होता है। ये टेक्स्ट को समझता है, समराइज करता है, ट्रांसलेट करता है और आपको आंसर देता है। तो एलएलएम किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आपको सीखना है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीजें सीखनी होती है, जैसे एलएलएम के अंदर हम कितना कंसाइज प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कीज होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको सीखना होगा। जैसे टोकन क्या होता है, टेक्स्ट के छोटे पीसेस को हम टोकन बोलते हैं, इसको चंक्स भी बोलते हैं। एम्बेडिंग टेक्स्ट का न्यूमेरिकल मीनिंग कैसे आप मैनेज करोगे, प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एआई, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत डिटेल में आपको सीखना होगा। ठीक है, और एलएलएम के हिसाब से सीखना होगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो, एआई कितना टेक्स्ट एक बार में याद रखता है, ये भी आपको, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा पैराग्राफ आप लिख दो और फिर आप जेन एआई को दे दो कि भाई ये इसका सर्च करके बताए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका भी एक लिमिट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जेन एआई को आप जो एलएलएम मॉडल है इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं और अलग अलग टाइप के अलग अलग एलएलएम मॉडल्स यूज होते हैं। तो कहां पर आपको टेक्स्ट जनरेशन करना है, कहां पर आपको क्वेश्चन आंसरिंग करना है, कहां पर आपको कोड जनरेशन करना है, कहां पर आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करना है,
इसके लिए एलएलएम को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हर एलएलएम का जो स्पेशलाइजेशन होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे जेमिनी का स्पेशलाइजेशन अलग होगा और चैट जीपीटी का स्पेशलाइजेशन अलग होगा, क्लाउड का स्पेशलाइजेशन अलग होगा। तो जितने भी अलग अलग टाइप के एलएलएम्स जो होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के स्पेशलाइजेशन को मैनेज करते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में एलएलएम को समझ सकते हो कि ये जेएनएआई का ब्रेन होता है। मतलब जितने भी पर्टिकुलर जेएनएआई के टूल्स होते हैं उन सबका जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन जो है ना वो एलएलएम होता है, इसलिए एलएलएम सीखना जरूरी है। तीसरा जो है दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई से सही तरीके से बात करने का परफेक्ट सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और मान लो रेस्टोरेंट के अंदर आपको एक ऑर्डर देना है, तो आप सीधा बोलते हो ना कि आपको एक मेन्यू कार्ड दे दिया जाए और उस मेन्यू कार्ड के अंदर आप स्पेसिफिक आइटम्स को बोलते हो, इसके बाद वो पर्टिकुलर ऑर्डर आपका रेस्टोरेंट में चला जाता है। ठीक वैसे ही आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपको जेएनएआई से क्या करवाना है। मतलब एक इनपुट, एक यूजर इनपुट जो है वो प्रॉम्प्ट होता है, लेकिन प्रॉम्प्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। कितने टाइप्स के प्रॉम्प्ट होते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, रोल प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, इस तरीके से मैनेज करना होता है। यदि आपका प्रॉम्प्ट एक्यूरेट नहीं है तो आपका जो रिजल्ट होगा ना वो जरूरी नहीं है कि सही रिजल्ट आए। बहुत बार एआई उसको या कि कंफ्यूज होता है या कि आपको इनकरेक्ट रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन यदि आपका प्रॉम्प्ट सही है तो 100% एक्यूरेसी भी आपको मिल सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो। इसके बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टूल्स है या पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है दैट इज कॉल्ड रैग। ठीक है, रैग एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशंस। जब एआई कोई भी आंसर देने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है और जितना भी पर्टिकुलर गलत जो एआई के अंदर जो सर्च का रिजल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बिल्कुल लेस हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक मेन्यू आइटम या एक इंडेक्सिंग की तरह काम करता है कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो वो पर्टिकुलर उस इंडेक्सिंग से मैच करेगा और उसके बेसिस में सर्च करेगा, जिससे आपका रिजल्ट क्या है, ऑप्टिमाइज हो। तो जैसे बहुत सारे पीडीएफ का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स होंगे, उनको एम्बेडिंग होगा, फिर उसका वेक्टर डेटाबेस होगा, फिर रिलेवेंट चंक होंगे, फिर एलएलएम के अंदर जाएगा और इसके बाद आपको करेक्ट आंसर देगा। तो इस तरीके से इसका फ्लो होता है। तो आपको रैग के बारे में पता होना चाहिए। एआई प्लस गूगल सर्च फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों का जो कलेक्शन होता है वो रैग। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते होगे तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी जेएनएआई टूल्स होते हैं ना वो बताते हैं कि वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू सर्च कर रहा है, 34 वेबसाइट से मैप कर रहा है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मैप कर रहा है। तो वो जो आपका ये जो लिखा हुआ आता है ना वो रैग के थ्रू ही आता है, क्योंकि रैग ही एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है जो भी आपका प्रॉम्प्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट और सर्च इन दोनों के बीच का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो रैग होता है और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस तो आपको पता है कि इसका काम मेनली स्टोरेज का होता है, कि जहां पर भी आपको कुछ स्टोर कराना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के वेक्टर डेटाबेस होते हैं, क्रोमा, पिनकोन, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस आप पढ़ सकते हो। और मीनिंग बेस्ड जो सर्च होता है ना वो डेटाबेस के थ्रू ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट्स प्लस फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, एआई एजेंट्स जो टास्क करता है, टूल्स यूज करता है और डिसीजन लेता है बिल्कुल एक इंटर्न की तरह, उसको हम क्या बोलते हैं, एआई एजेंट्स बोलते हैं। एआई दैट वर्क्स नॉट जस्ट टॉक्स। ठीक है, जो आपका इंटरनली काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एआई एजेंट्स बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस बने होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कॉल होते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आपको सीखनी होगी कि फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइन ट्यूनिंग एंड लोरा। ठीक है, मॉडल को आपके डोमेन के हिसाब से ट्रेन करना, ये काम किसका होता है, फाइन ट्यूनिंग का होता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप का जो मॉडल होता है, अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट सर्चिंग के लिए अलग मॉडल आपके लिए स्पेशलिस्ट होगा, कोड बेस्ड सर्चिंग के लिए अलग होगा, इमेजेस के लिए अलग होगा, आपका वीडियोस एंड ऑडियो क्रिप्टोग्राफी के लिए अलग होगा। तो अलग अलग तरीके के मॉडल्स अलग अलग तरीके से आपके डोमेन के हिसाब से क्या है जो सर्च एफिशिएंसी मैनेज होती है वो फाइन ट्यूनिंग के थ्रू होती है। मतलब आप इसको बोल सकते हो पर्सनलाइज्ड एआई या स्पेशलाइज्ड एआई। ठीक है, आप डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हो, जिस तरीके का पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम होती है उसके करस्पॉन्डिंग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक वही काम आपका फाइन ट्यूनिंग का होता है। फिर बात करते हैं अपन मल्टी मॉडल एआई। अब आपको पता है कि एक एआई तो स्पेशलिस्ट होता नहीं है। अब आपको 4 से 5 अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं तो सीधी सी बात है कि आप एक डॉक्टर के पास तो जाओगे नहीं, आप बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाओगे। वैसे यहाँ पर मल्टी मॉडल एआई का मतलब ये है कि हम इस तरीके से अपने जेएनएआई को मैनेज करते हैं जिससे करस्पॉन्ड
करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट या डोमेन के करस्पॉन्डिंग वो अलग अलग टाइप के मॉडल से क्या करे, मैचिंग करे, सर्चिंग करे और आपको रिजल्ट दे। इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल एआई। ये चीजें भी आप कर सकते हो जेन एआई के अंदर। अब बात आती है जैसे आपने एक मॉडल तो बना लिया जेन एआई का, लेकिन इस मॉडल को आप डिप्लॉय कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी और वो सर्वर आपके लिए फास्ट एपीआई का आप यूज कर सकते हो डिप्लॉयमेंट के लिए, और आप उसके अंदर डॉकर का यूज कर सकते हो। डॉकर और फास्ट एपीआई का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको एक पूरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना करके देगा, जिसको आप किसी भी पर्टिकुलर फ्रंट एंड इंटरफेस के साथ अटैच कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट हो गया, या कि आपको बैकएंड के अंदर फास्ट एपीआई या किसी भी टाइप का एपीआई डेवलपमेंट के यदि आपको नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि इससे आप पूरा का पूरा एक यूआई, एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैंने जितने भी चीजें आपको बताया, ये सभी चीजें यदि आप सीखते हो तो आप एक जेन एआई इंजीनियर बन सकते हो। और आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई वो सभी चीजें आपको पढ़ना है। आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ना है और इसको आप कोरिलेट कर सकते हो कि जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर किचन होता है ना, वैसा पाइथन का रोल है। LLM का मतलब होता है आपका मेन शेफ, ठीक है? जो मेन शेफ होता है ना आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, वो काम LLM का होता है। प्रॉम्प्टिंग का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, रेसिपी का इंस्ट्रक्शन देना, वो प्रॉम्प्टिंग का काम होता है। रैक का काम होता है रेसिपी बुक को सर्च करना। वेक्टर डीबी का काम होता है स्टोर्ड रेसिपी। एजेंट्स का काम होता है स्टॉप हु टेक ऑर्डर्स एंड डिलीवर फूड। फाइन ट्यूनिंग का काम होता है टीचिंग शेफ योर ग्रैंडमा स्पेशल डिशेस। फास्ट एपीआई का काम होता है रेस्टोरेंट का डोर। और डॉकर का काम होता है एक पोर्टेबल किचन की तरह काम करना। और मॉनिटरिंग टूल का काम होता है कस्टमर का फीडबैक प्रोवाइड करना। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से सीखना है। यदि आपने ये सब चीजों को परफेक्टली सीख लिया है तो आप एक जेन एआई इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि जेन एआई इंजीनियर का करियर बहुत ही अच्छा है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि वो लेस कोडिंग, नो कोडिंग, स्मॉल कोडिंग के साथ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं, तो जेन एआई इंजीनियर्स आपके लिए बेटर है।